चलिए, यह पाषाण काल का जो परिचय देख रहे थे उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में कुछ बाधा आ जाने के कारण वहीं पर रोकना पड़ा, इसलिए दूसरे भाग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले भाग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पाषाण काल है उसका समय क्या है, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व है। और इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है इसको हम लोगों ने पहले भाग में अच्छे से देखा है, तो आप लोग वहीं पर देख लें। और यहाँ पर एक डॉक्टर, इसके जनक कौन रहते हैं, तो डॉक्टर प्राइमरोज को पाषाण काल का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, 1842 ईस्वी में इन्होंने कर्नाटक का एक रायचूर जिला है, रायचूर जिले में एक लिंगसुगुर नाम का गांव है, और उस गांव में इन्होंने पाषाण उपकरणों की खोज की थी। ठीक है, पाषाण उपकरणों में क्या थे, तो पत्थर का छुरा था और तीर के फलक थे। उसके पश्चात दूसरे विद्वान आए, जॉन इमाम्स जी ने 1853 में इन्होंने मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी है, ये प्रश्न भी मैंने आपसे किया था, तो यदि उसमें आप जवाब ना दिए हो तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। इन दोनों उत्तरों को आप बताएं। ये समझ लीजिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे यूपीएससी पूछ रही है। और नर्मदा नदी का एक तट है, उस तट में एक टी नरसिंहपुर नामक ग्राम है। टी नरसिंहपुर नामक ग्राम है, वहाँ पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरणों की खोज की गई है इनके द्वारा। किनके द्वारा, तो जॉन इवांस के द्वारा। ठीक है, इन्होंने मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में एक टी नरसिंहपुर नाम का गांव है, वहां पर इन्होंने बड़ी संख्या में पाषाण उपकरणों की खोज की। उसके पश्चात एक विद्वान आते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया था, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक भूवैज्ञानिक थे तथा जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे। इनको जियोलॉजिकल सर्वेक्षण का प्रमुख बना दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सन 1863 में आप लोग इस मैप में देख लीजिए, ये जो स्थान है ये तमिलनाडु में, यहाँ पर एक मद्रास है। क्या है, मद्रास नाम का स्थल है, वर्तमान में जिसे चेन्नई कहते हैं, चेन्नई। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। तो किस चीज की खोज किया था, तो उसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने एक हैंडक्स की खोज की थी। ठीक है, जिसे कुल्हाड़ी कहा जाता है। तो पत्थर की कुल्हाड़ी की इन्होंने खोज की थी, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या किया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, पहली बात तो एक भूवैज्ञानिक थे, तथा इनको जियोलॉजिकल सर्वेक्षण का प्रमुख बना दिया गया था। इसलिए क्या थे उस समय, जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे। ठीक है, इन दो बातों को याद रखेंगे, कभी भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ये रॉबर्ट ब्रूसफुट, निम्नलिखित कथनों में रॉबर्ट ब्रूसफुट को लेकर विचार करें। ये एक भूवैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या क्या थे। तो ऐसे जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें आपको एक पर टिक लगाना रहेगा, तो याद रखेंगे ये दोनों पूछा जा सकता है। ऑप्शन में ये दोनों हो सकते हैं, भूवैज्ञानिक और एक जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मद्रास में, वर्तमान क्या है, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में इनके द्वारा, चेन्नई में एक स्थल है अथवा चेन्नई के निकट एक स्थल है, पल्लवरम।
पल्लवरम नाम का स्थल है, जहां पर इन्होंने हैंडक्स की खोज की। हैंडक्स की खोज की। हैंडक्स किसका था? तो पत्थर का था, ठीक है, पत्थर का। हैंडक्स को क्या कहते हैं? तो कुल्हाड़ी कहते हैं। अगर कोई भी आपके मन में शंका रह जाती है, ठीक है, तो उसको जरूर लिखें, उसका उत्तर दिया जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय मेरे छात्र के मन में कोई भी शंका न रह जाए, उसके हर एक शंका का समाधान होना चाहिए। तो मैं अपने तरफ से तो प्रयास करता हूँ, और यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका रह जाती है तो उसको अवश्य ही कमेंट करें, क्योंकि मुझे स्वयं यदि मैं किसी से पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे मन में शंका रह जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, उसके पश्चात और एक विद्वान होते हैं आगे चल करके, आप लोग जानते हैं, विलियम किंग। कौन? चौथे नंबर के विद्वान को देख लीजिए, तीसरे नंबर के, ठीक है, ये चौथे नंबर के विद्वान विलियम किंग। किंग नाम के विद्वान विलियम किंग जी ने भी क्या किया था, एक अथिरम पक्कम नाम का स्थान है, अथिरम पक्कम। इस अथिरम पक्कम में इनको एक पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। अथिरम पक्कम में सन 1884 में, 1884 में हैंडक्स की प्राप्ति हुई, जिसको आप कुल्हाड़ी जानते हैं, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था? कुल्हाड़ी की खोज की थी। चलिए, उसके पश्चात 1935 में एक डी टेरा और पीटरसन नाम के व्यक्ति रहते हैं। तो डी टेरा और पीटर, एक एक व्यक्ति नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। मेरी आदत है एक व्यक्ति बोलने का। तो चलिए, डी टेरा रहते हैं और पीटरसन रहते हैं। इनके नेतृत्व में एक खेल कैम्ब्रिज अभियान चल रहा होता है। 1935 के समय में आप चाहिए, जिस समय डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में एक खेल कैम्ब्रिज अभियान चल रहा होता है, ठीक है। तो खेल कैम्ब्रिज अभियान दल के जो सदस्य रहते हैं, उस दल के जो सदस्य रहते हैं उनके द्वारा शिवालिक, जो पहाड़ी है, शिवालिक हिमालय है, उसका आप विस्तार जानते होंगे, पाकिस्तान में भी है कुछ दूर तक। तो पाकिस्तान में ही एक पोतवार नाम का पठार है, उस पोतवार के पठार में उन्होंने कुछ पाषाण उपकरणों की खोज की थी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या कि 1935 में डी डी टेरा प्लस पीटरसन नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में क्या चल रहा होता है? तो खेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेंगे, कैम्ब्रिज अभियान के नेतृत्व में खेल कैम्ब्रिज अभियान चलता है। और इस दल के जो सदस्य रहते हैं, दल सदस्य, तो उन सदस्यों के द्वारा क्या की जाती है? शिवालिक पहाड़ी में पोतवार का पठार है, पठार में इनको ये पाषाण उपकरणों की खोज करते हैं, ठीक है। ये हो गया, और फिर ये हो गया। और उसके पश्चात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग लिख लेंगे कि सन 1950 में एक स्टुअर्ट पिगट नाम के व्यक्ति रहते हैं। स्टुअर्ट पिगट ने एक किताब लिखी, ठीक है।
स्टुअर्ट बिगट ने किताब लिखी जिसका नाम प्री हिस्टोरिक इंडिया शायद ऐसा था। एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे, और नहीं तो मैं आपको कल के पाठ में बता दूंगा। हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की एक बुक रहती है। उस बुक में इन्होंने पाषाण काल की विस्तृत चर्चा की है। क्या है? पाषाण काल की विस्तृत चर्चा, इनके द्वारा विस्तृत चर्चा की गई थी। ठीक है, तो हम लोग एक बार तो अगर पाषाण काल पर एक नज़र डालें, इसका जो परिचय था, इसमें जो प्रमुख कुछ खोजें हुई हैं उस पर यदि एक नज़र डालें तो 2 मिनट लगेगा, जिसमें हम एक रिवाइज कर लेते हैं। तो पाषाण काल आता है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है, जो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक। देखिए, ये जो बात है ना, ये किताबों में भिन्न भिन्न मिलती है, तो आपसे कोई कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा कि पाषाण काल कब से लेकर के कब से तक था। ठीक है, लेकिन आप अनुमान एक लगा सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। और उसके पश्चात जो पाषाण काल रहता है उसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं डॉक्टर प्राइमरोज। प्राइमरोज इसके जनक रहते हैं। और प्राइमरोज कौन थे, कहाँ से आए थे? तो आप लोग बताएंगे कि महाराज ये एक अंग्रेज थे, अंग्रेज थे एक। और इनके द्वारा कार्य क्या हुआ भाई, इनको जनक कैसे माना गया? तो कहा जाएगा कि सबसे पहले 1842 में, सबसे पहले 1842 में खोज हुई। उसके बाद 1853 में हुई, 1863 में हुई। ठीक है, रॉबर्ट ब्रुसफुट जी ने 1863 में किया था, 1863 में। उसके पश्चात इधर 1884 में खोज हुई। ठीक है, 1935 पहुंच गया, 1950 पहुंच गया। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले प्राइमरोज आए। तो इन्होंने क्या किया था? कर्नाटक में, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है पाषाण काल का। तो कर्नाटक के एक रायचूर नामक जिला है, उस जिले में लिंगसुगुर नाम का गांव है। ठीक है, कर्नाटक रायचूर जिला, कर्नाटक में रायचूर जिला, उसमें लिंगसुगुर नाम का गांव है। और लिंगसुगुर गांव में इन्हें पाषाण उपकरणों की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई है? तो पाषाण उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पाषाण उपकरणों में क्या क्या थे? तो पत्थर का छुरा था, पत्थर का छुरा और तीर के फलक थे। पत्थर का छुरा, तीर के फलक। उसके पश्चात आप जान इवांस को देखिए। तो जान इवांस महोदय ने 1853 में मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैं आपसे पूछा हूँ, उसको कमेंट आप लोग करेंगे, उम्मीद है। तो उस नदी के तट पर एक टी नरसिंहपुर नाम का गांव है, जो कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरणों की खोज इनके द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए फिर रॉबर्ट ब्रुसफुट जी आते हैं 1863 में। ये एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। ये एक भूवैज्ञानिक थे और जियोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे। जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे। और इन्होंने मद्रास, चेन्नई में एक हैंडेक्स की खोज की थी। और मद्रास में कहा? तो पल्लवरम में। ठीक है, इन्होंने क्या की थी? हैंडेक्स की खोज की थी। और वो हैंडेक्स किसका था? तो पत्थर का था। और हैंडेक्स मतलब क्या होता है? तो कुल्हाड़ी होती है, हम आपको बताया है। फिर विलियम किंग, विलियम किंग भी क्या करते हैं? हैंडेक्स की खोज करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो त्रिबक्कम में समय काल क्या रहता है? तो 1884 ईस्वी में। ठीक है, तो सीधा सीधा याद कर लेंगे कि 1884 में विलियम किंग द्वारा अतिरम्बक्कम में हैंडेक्स की खोज की गई। फिर 1935 में डी टेरा और पीटरसन नाम के 2 व्यक्ति रहते हैं। इनके नेतृत्व में एक खेल कैम्ब्रिज अभियान चल रहा होता है। उस खेल कैम्ब्रिज अभियान के जो सदस्य रहते हैं, उस सदस्य की तरह शिवालिक पहाड़ी में पोतवार नाम के पठार में पाषाण उपकरणों की बड़ी मात्रा में खोज की जाती है। फिर 1950 में स्टुअर्ट बिगट नाम के व्यक्ति आते हैं, जो प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की अपने पुस्तक में पाषाण काल की विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलिए हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। अभी तो हम लोग थोड़ा कुछ खोज को देख लिया, और उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों को एक बार में ही सही बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, पाषाण काल। ये जो पाषाण काल है, इसे स्टोन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोन एज कहा जाता है अंग्रेजी में। पाषाण काल को, इसको काल भी याद रखेंगे, 5 से 6,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 5 लाख से 6,000 ईसा पूर्व। अब
जो पाषाण काल है इसको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 3 भागों में इसको विभाजित कर लेते हैं। एक पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, ठीक है, और तीसरा नव पाषाण काल। सभी जगह काल लिख लेंगे। चलिए, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके कालक्रम को देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक था। तो देखिए 5 लाख से लेकर के यहाँ 10,000 वर 10,000 ईसा पूर्व तक था। 10,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। और यह 10,000 से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। इसको लिख लेंगे 8,000। और ये जो था यह 8 से लेकर के 6,000 तक था, ठीक है, याद रखेंगे। 5 से 10,000 और 10 से 8,000 और 8 से 6,000 ऐसा पूर्व तक, ये तो कालक्रम था। अब यहाँ पर ये जो पूरा पाषाण काल है इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहले सामान्य परिचय का देख लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, अध्ययन की दृष्टि से भी 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। सामान्य परिचय पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग अभी लिखेंगे आगे चल करके, इसके बारे में अच्छे से विचार करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा पाषाण काल रहता है इसको भी हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं अध्ययन करने की दृष्टि से, ठीक है। एक निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। लोअर पेलियोलिथिक एज, दूसरा मिजो पेलियोलिथिक एज, तीसरा अपर पेलियोलिथिक एज। और ये जो निम्न पूरा पाषाण काल रहता है इसमें क्या होता है, तो क्वार्टजाइट की चट्टानों का उपयोग होता है, ठीक है। जो क्वार्टजाइट पत्थर रहते हैं उनके उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनके उपकरण क्या होते हैं, मुख्यतः तो चावर चापिंग हो जाते हैं और क्लीवर, और इसी में हैंड एक्स भी रहते हैं। तो चावर चापिंग क्लीवर, लास्ट में जो 4 हथियार यहाँ प्राप्त होते हैं, चावर चापिंग क्लीवर और हैंड एक्स, उनमें 2 संस्कृतियाँ बन जाती हैं। जो चावर चापिंग रहता है वह मुख्यतः उत्तर भारत की संस्कृति बन जाती है, और क्लीवर और हैंडेक्स जो होता है दक्षिण भारत की संस्कृति बन जाती है। तो चावर उत्तर भारत और क्लीवर और हैंडेक्स है दक्षिण भारत, याद रखेंगे। तो ये चावर और चापिंग और क्लीवर और हैंडेक्स, इन चारों की खोज एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, चौतरा नाम की, जहाँ पर चारों की प्राप्ति होती है। चारों की प्राप्ति होती है इसलिए चौतरा नाम के स्थान को क्या कहा जाता है कि उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन स्थल भी उसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज डीएन वाडिया ने की थी, किंतु इस पर विस्तृत कार्य डी टेरा और पीटरसन जी ने किया था, जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा था 1935 में, ठीक है। फिर आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को हम मिजो पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं। तो इसमें क्वार्टजाइट, फ्रेंट, जस्फर और चर्ट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट नहीं, फ्लिंट, जस्फर और चर्ट नाम की चट्टानें रहती हैं। उन चट्टानों का क्या बनता है, उपकरण बनते हैं। उपकरणों में क्या क्या रहते हैं, ब्योरिन, पॉइंट, स्क्रीपर, ये मुख्यतः यही उपकरण रहते हैं, ठीक है। और यही जो उपकरण है, यही पत्थर और यही उपकरण, ये उच्च पुरा पाषाण काल में भी इनका प्रयोग होता है, ठीक है। और याद रखें कि उच्च पुरा पाषाण काल जो था उसी में होमोसेपियंस मानव का उदय हो गया था, और पहली बार भीमबेटका नाम का स्थल था, वहां पर मानव ने चित्रकारी की थी, ठीक है। और यहाँ अस्थि निर्मित मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और ये जो निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल थे इसे हिमयुग भी कहा जाता है। और जैसे ये खत्म हुए उच्च पुरा पाषाण में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा था, ठीक है।
फिर अब हम लोगों ने इधर निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण का सामान्य परिचय देख लिया। अब आके आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल तो हम लोगों ने देख लिया, अब आता है मध्य पाषाण काल। इसे इसमें क्या होता है, छोटे छोटे औजार पाए जाते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, छोटे छोटे हथियार पाए जाते हैं, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। माइक्रोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल तो कहते ही, फिर प्लस माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। अभी हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, अभी एक बार कहानी सुन लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा हम लोगों ने बताया था कि उधर उच्च पुरापाषाण काल में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल में क्या होता है, तेजी से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यहाँ पर स्थान सूखने लगते हैं, स्थान सूखने लगते हैं, और धीरे धीरे वनस्पतियों का विकास होता है। और वनस्पतियों का विकास होता है तो छोटे छोटे जीव जंतु छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी विकास हो जाता है। और छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारने के लिए छोटे छोटे हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था, क्योंकि भाई कोई चूहा है तो उसके लिए आप तलवार थोड़ा ना निकालोगे, AK-47 थोड़ा ना निकालोगे, उसके लिए आप छोटे हथियार का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर अपेक्षाकृत छोटे हथियार पाए जाते थे। ठीक है, उन छोटे हथियारों में त्रिकोण, समोकार, नहीं क्षम्यतां, त्रिकोण, समोवलंब और नवचंद्राकार, ये 3 हथियार मुख्यतः थे। और मनुष्य को ये माना जाता है कि मनुष्य को कृषि का ज्ञान इसी काल में हुआ। अच्छा मैं बताऊं, यहाँ पर मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था। मनुष्य क्या था, यहाँ पर खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, और यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मुख्यतः बागौर और आदमगढ़। इन सब चीज़ों को आप बस सुनते रहें और एक बार ध्यान से सुनते रहें। फिर हम लोग अभी लिखेंगे और एक एक चीज़ लिखेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए, उसके पश्चात आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होता है, यहाँ पर कृषि का साक्ष्य प्रारंभ होता, कृषि के साक्ष्य मिलने लगते हैं। और मनुष्य भाई कृषि करेगा तो कृषि के लिए उसको अस्थाई जगह भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कृषि से उपज जो होती थी उसको रखने के लिए कुछ बर्तन भी चाहिए। तो यहाँ पर मृदभांड उद्योग भी चालू हो गया था। यहाँ पर पशुपालन का विकास हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे वैसे हथियार नहीं, अपितु पालिश, धारदार और चकमक हथियार पाए जाते थे। ठीक है, उसके लिए एक उद्योग ही चलता था, पालिशदार और चकमक उद्योग, पालिशदार और चकमक उद्योग करके चलता था, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। इतना हम लोगों ने परिचय देख लिया। अब देखिए, जो पुरापाषाण काल था इसको हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, कौन कौन, एक तो निम्न पुरापाषाण काल याद रखेंगे, और मध्य पुरापाषाण, मध्य और उच्च उच्च पुरापाषाण काल, 3 भागों में हम लोगों ने विभाजित कर दिया। अब इसका देख लेते हैं काल कब से कब तक था। तो यहाँ पर 5 लाख से लेकर के 50,000। ठीक है, 50,000 आप लिख लेंगे। और यह जो था, यह 50,000 से लेकर के 40,000 तक था। और यह 40,000 से लेकर के 10,000 तक था। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो उपकरण बनाने की विधि, उपकरण मतलब हथियार, हथियार बनाने की विधि जो थी वो कोर पद्धति थी। ठीक है, कौन सी पद्धति, कोर, उपकरण बनाने की संस्कृति। ठीक है, कोर संस्कृति। ठीक है, कोर संस्कृति थी। और यहाँ पर फलक संस्कृति, फलक संस्कृति थी। और यहाँ पर ब्लेड संस्कृति थी। ठीक है, क्या, कोर, फलक, ब्लेड, कोर फलक ब्लेड, कोर फलक ब्लेड, कोर फलक ब्लेड, कोर फलक ब्लेड। और यहाँ पर हथियार बनते किससे थे, तो क्वार्टजाइट, क्वार्ट
जाइट के पत्थर हुआ करते थे, ठीक है। इनसे इन पत्थरों से क्या कौन से औजार बनाए जाते थे? तो यहाँ पर मुख्यतः औजार थे चापर, चापर, चापिंग, चापर, चापिंग, क्लीवर और हैंडक्स, ठीक है। चावर, चापर, चापिंग, क्लीवर, हैंडक्स। अब देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा इसका चित्र बना करके दिखा देता हूँ कि औजार दिखाई कैसे देते थे। चलिए अभी हम लोग इधर पढ़ लेते हैं, फिर मध्य पात्र का ये अलग पढ़ लेंगे। ये चापर, चापिंग, क्लीवर। सबसे पहले कोर संस्कृति क्या होती है उसको आप लोग जानिए। कोर संस्कृति हम उससे कहते हैं जैसे कोई नदी है, ऐसे नदी बह करके आ रही है, ठीक है। नदी में एक बड़ा सा ऐसे पत्थर है, ऐसे इधर बड़ा आकार का है, ठीक है। और ये बड़ा आकार का धीरे धीरे नदी के किनारों से टकराते हुए आते 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 ये थोड़ा टूटते 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 ऐसे धीरे धीरे ऐसे बन जाता है। ये जो था ये इसमें बदल गया, ठीक है, ऐसे बदल गया। उसके पश्चात ये और आगे आया तो धीरे धीरे टूटते 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 इसका आकार क्या होगा? गोल होगा। अब ये जो पत्थर गोल वाला है, गोल वाला जो पत्थर है ये वाला, ये पत्थर क्या होता है? ठीक है, ये जो किनारे किनारे का भाग है वो निकल जाता है इसमें से, ठीक है। इधर देख लीजिए, जैसे ऊपर वाला भाग ये ले लीजिए, ये ऊपर वाला भाग निकल गया, ऊपर वाला भाग निकल गया, इधर वाला भाग भी निकल गया, ठीक है। इधर वाला भी भाग निकल गया ऐसे, और इधर वाला भाग ऐसे निकल गया। बीच में जो बचा उसे कहते हैं कोर। समझ में आया कि नहीं यार? बीच में जो बचा उसे क्या कहते हैं? कोर। और इसी संस्कृति से क्या क्या हथियार बनाए जाते थे? तो ये हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। अभी देख लेते हैं चापर क्या है। चापर क्या है तो उसके लिए हम आपको बता दें, तो चापर की आकृति होती थी, तो ये जो चापर था, वो चापर आप लोग देखे होंगे यदि ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ने की जगह रहती थी और बाकी इसमें धारें बनी हुई करती थी। उसके पश्चात चापिंग क्या थी? तो चापिंग जो था वो ऐसे था, इधर से भी धार थी और इधर से भी धार थी, ठीक है। दोनों तरफ से धार थी और बीच में यहाँ पकड़ने की जगह थी। और क्लीवर क्या होता है? क्लीवर के लिए हम लोग देख लें, जो क्लीवर है ना उसमें ऐसे और ऐसे ऐसे धार और इधर पकड़ने का स्थान बना हुआ करता था। उसके बाद हैंडेक्स क्या है? तो हैंडेक्स मतलब मैं कुल्हाड़ी बताया था, और कुल्हाड़ी तो से तो लगभग लोग परिचित होंगे, और जो लोग नहीं परिचित हैं मैं उनसे इसका परिचय करवा देता हूँ, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए ये क्या, ये कुल्हाड़ी है। क्या बन गई कुल्हाड़ी? अब सही नहीं बनी होगी तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन चलिए सही है, समझने के लिए सही है, ठीक है। तो चावर, चापिंग, क्लीवर, हैंडेक्स, ये चार चीज़ें हो गई। मुख्यतः यही बनाए जाते थे यहाँ पर। और आगे चल करके और जो ये औजार थे इनका उपयोग किस लिए किया जा रहा था? तो पेड़ पौधों को काटने के लिए, ठीक है। पेड़ पौधे जो हुआ करते थे उन पेड़ पौधों को काटने के लिए क्या किया जाता था? इनका उपयोग किया जाता था, ये पेड़ पौधों को काटते थे, ठीक है। चलिए, पेड़ पौधों को काटने के लिए प्लस जंतुओं को मारने के लिए, जंतुओं को मारने के लिए याद रखेंगे। और आगे चल करके ये जो चावर है और जो चापिंग है, ठीक है, ये एक संस्कृति में बढ़ जाती है, और दूसरी हैंडेक्स और क्लीवर
ये एक संस्कृति में बट जाती है, ठीक है। जो चावर इधर देख लेते हैं, चापर, चापर, चापिंग संस्कृति, प्लस इधर क्लीवर हैंडेक्स, हैंडेक्स हैंडेक्स संस्कृति। तो जो चापर चापिंग संस्कृति रहती है और क्लीवर हैंडेक्स संस्कृति रहती है, इसमें क्या होता है, जो चाप ये रहती है ये उत्तर भारत की रहती है, उत्तर भारत, ठीक है। और ये कहाँ की रहती है, तो दक्षिण भारत की संस्कृति संस्कृति रहती है। और ये ये जो चावर और चापिंग है, इस संस्कृति के साक्ष्य, ठीक है, तथा इस संस्कृति के साक्ष्य मुख्यतः तो ये इसके तो उत्तर भारत में मिलते थे, इसके दक्षिण भारत में मिलते थे। किंतु एक ऐसा स्थल है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में चौतरा नाम का स्थल है, ठीक है। ये एक ऐसा स्थल है जहां पर दोनों संस्कृति के दोनों अर्थात चापर चापिंग और क्लीवर हैंडेक्स संस्कृति के हथियार पाए गए हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उत्तर भारत प्लस दक्षिण भारत के मिलन का स्थल। इसे क्या कहा जाता है, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के मिलन का स्थल इसे कहा जाता है। यहाँ पर कुछ बातें और जान लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अगले भाग में हम लोग मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण को देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जिससे आप लोग बोर होने लगते हैं। और आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो को आप 2-3 बार देखते रहिए। चलिए, अभी क्या हुआ, तो यहाँ पर इसे उत्तर भारत का उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मिलन का स्थल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और हाँ, याद रखेंगे, मैं आपको बताया भी हूँ कि इसकी खोज, जो चौतारा नाम का स्थल है, इसकी खोज एक D.N. वाडिया नाम के व्यक्ति थे। D.N. वाडिया खोज, इन्होंने क्या की, खोज की। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डी टेरा और प्लस पीटरसन, पीटरसन ने क्या किया, इस पर विस्तृत कार्य किया। डी टेरा और पीटरसन ने कब किया, तो 1935 में 1935 में इन्होंने इस पर विस्तृत कार्य किया। और इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं, उन प्रमुख स्थलों को आप लोग लिख लीजिए। इसमें जगह उतना मैं लिख ले रहा हूँ, नहीं तो मैं बोले दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कश्मीर में 2 स्थल थे, कश्मीर में 2 स्थल, एक पोतवार का पठार, दूसरा लिद्दर नदी घाटी है, लिद्दर नदी घाटी प्लस घाटी में पहलगाम है। लिद्दर नदी घाटी के पहलगाम में भी इसके क्या हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान में इसके मरुभूमि डिंडवाना में क्या हुआ, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आप महाराष्ट्र में लिख लेंगे, महाराष्ट्र का एक नेवासा नाम का स्थल है, प्रवरा नदी घाटी में नेवासा नाम का स्थल है, वहाँ पर भी इसके साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी है, जो इलाहाबाद के पास है, वहाँ पर भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश में इसके 2 स्थल हैं, ठीक है, एक भीमबेटका और दूसरा टी नरसिंहपुर, जहाँ पर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए, इसको लिख लीजिए। और हमें लग रहा है कि वीडियो थोड़ा अधिक लंबा हो रहा है, अथवा कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। चलिए,
चलिए अगले भाग में लेकर आते हैं, आज हम इतना ही रखते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी कर दें। और हम लोग इस टॉपिक के बाद कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे, उस प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिएगा और हो सकेगा तो उसको लाइव लेकर के आएंगे। चलिए आज यहीं पर रखते हैं। हर हर महादेव शंभो।